मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर चीज लेकर आया हूं, जिस चीज का नाम आप समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लानेशन। समझने की चीज है, बड़े ही प्यार से समझने की चीज है। क्योंकि एक ही चीज समझ लीजिए कि आपके जीवन का जो सबसे पसंदीदा चीज है वही चीज है एक्सप्लानेशन। कहिएगा कैसे सर? हमने कहा जीवन में जरा बताओ कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं हो, अब तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या करते हो? मालूम है? तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि उस समय तुम एक ही काम करते हो, एक्सप्लानेशन। कहोगे नहीं सर, हम तो एक्सप्लेनेशन को समझते भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे मित्र आ जाए तो तुम वहां एक ही काम करते हो, एक्सप्लेनेशन। हाँ मेरे बच्चों, याद कीजिए, आप कहीं कोई कहानी सुने रहते हैं, कहीं कोई काव्य पढ़े रहते हैं, किसी से कुछ बात सुने रहते हैं, और जब उस बात के लायक आपका कोई करीबी आपके पास आता है या आप किसी को कॉल लगाते हैं, तो उससे उसी बात को आप अपने शब्दों में इस तरीके से उस व्यक्ति से समझाते हैं कि उसको वो बात समझ में आ जाए। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन है क्या? आइए, सबसे बड़ी चीज समझिए कि एक्सप्लानेशन जो शब्द होता है, वह एक्सप्लानेशन का मतलब होता है व्याख्या। एक्सप्लानेशन का मतलब होता है व्याख्या, और उसी एक्सप्लानेशन को ध्यान से देखिए, हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वर्णन करना। हाँ मेरे बच्चों, अब आप समझ गए, एक्सप्लानेशन ही आपका डिस्क्रिप्शन कहलाता है। एक्सप्लानेशन ही आपका डिस्क्रिप्शन कहलाता है, अर्थात व्याख्या करना ही वर्णन करना कहलाता है। वर्णन करने का मतलब है किसी न किसी चीज के बारे में कहना। देखिए, एक्सप्लानेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लानेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स टू टेल अबाउट डॉट डॉट डॉट, डिस्क्रिप्शन मीन्स to tell about dot dot dot, description means to say in other way, to say in other way, दूसरे तरीके से कहना। दैट मीन्स, एक चीज समझिए, एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले इसको आइए हम लोग डेफिनेशन से समझते हैं। द मेथड, द मेथड, मेथड का मतलब तरीका, मेथड का मतलब तरीका। द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग सम सेंटेंसेज विद कंप्लीट आइडेंटिटी इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग, ध्यान दीजिए, द मेथड, मेथड माने तरीका, मेथड माने तरीका। एक्सप्लेनेशन समझिए और एक्सप्लेन पहले समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेन क्या है? एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, और एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या। एक्सप्लेनेशन क्या है? नाउन है, और एक्सप्लेन क्या है? वर्ब है। तो द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करना, व्याख्या करना। एक्सप्लेन से एक्सप्लेनिंग यह वर्ब का चौथा रूप बना। द मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग सम सेंटेंसेज, कुछ वाक्यों को व्याख्या करने का तरीका, कुछ वाक्यों को व्याख्या करने का तरीका। विद कंप्लीट आइडेंटिटी, विद का मतलब के साथ, कंप्लीट का मतलब पूरी पहचान के साथ। समझेंगे कैसे? पूरी पहचान के साथ कुछ वाक्यों को, कुछ लाइनों को व्याख्या करने का तरीका व्याख्या कहलाता है। समझ लीजिए, पूरी पहचान के साथ मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी देकर कि वह क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, उसकी खासियत क्या है। तो किसी भी वाक्यों को या कुछ वाक्यों को पूरी पहचान के साथ व्याख्या करने का तरीका व्याख्या कहलाता है।
अब समझिए कि मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन शब्द क्यों लाया। मेरे 12th के जो बच्चे हैं जो एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उनके लाइफ में यह एक्सप्लेनेशन 4 मतलब 8 नंबर का बनेगा। यह आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का बनेगा। एक एक्सप्लेनेशन मतलब 4 एक्सप्लेनेशन आपके गद भाग से रहेंगे और 4 एक्सप्लेनेशन पद भाग से रहेंगे। 4 एक्सप्लेनेशन गद भाग से रहेंगे, 4 एक्सप्लेनेशन पद भाग से रहेंगे और यह 4 एक्सप्लेनेशन में से किसी एक को एक्सप्लेन करना आपको रहेगा। दिए सवाल में कितने रहेंगे? 4 और हल कितना करना रहेगा? कोई एक, और एक का एक्सप्लेन करने पर आपके एग्जाम में बनेगा 4 मार्क्स। और मेरा दावा है कि मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं आप कोई भी प्रश्न दे दे आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, शर्त कि थोड़ी उस कहानी की आपको ज्ञान चाहिए। जीवन में ऐसा थोड़ी होगा कि जिसको पाँव नहीं हो उसको हम चला दें, जिसको मोटर नहीं हो, भले निजी मोटर हो या भाड़े की मोटर हो, हम उसको कहीं भेज दें। तो थोड़ा तो कोई चीज चाहिए, तो आपको थोड़ा सा रखना है, बाकी सब मैं रखूंगा। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के क्लास में वो भी क्लियर कर दूंगा, घबराने की बात नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में माइंड मेंटेन कर लीजिए, ABCD करके 4 सवाल रहेंगे। कितने रहेंगे? 4। और आपको जवाब कितने सवाल का देना रहेगा? किसी एक का, या A का दो, या B का दो, या C का दो, या D का दो। संभवतः यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेक्शन बी में। किसमें? सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बनेगा। तो जब 4 सवाल रहेंगे तो आपको जो सबसे सिंपल रहे आप एक्सप्लेन कर देंगे, और एक्सप्लेन करने का तरीका आप हमसे समझ लीजिए। देखिए, जैसे में एक एक्सप्लेनेशन का मैंने यहां एग्जाम्पल दिया है, क्या है? एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। तो अगर आप इस काव्य की लाइन को थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपको याद आज गया होगा कि यह जो काव्य है यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपको याद आना चाहिए कि यह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। आपको यह याद होना चाहिए कि यह वाल्ट व्हिटमैन का लिखा हुआ है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका के रहने वाले। गौर से देखिए, आपके साथ 4 चीज आ गया। एक आया कि यह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, एक आया कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, एक आया कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया ये शब्द, और एक आया कि वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिया है, और वैसे प्यारे बच्चे जो कहीं भी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़े हो, मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे कैम्ब्रिज इंग्लिश इंस्टीट्यूट के अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करेंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर से जब आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो इसका असाइनमेंट मैं बाहरी बच्चों को भी दे सकता हूं। और इतना चिंता करने की बात नहीं है, वह जो मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF बनाकर दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी सेवा मैं करूंगा, इतनी सेवा मैं करूंगा, एक मानवता के नाते, एक गुरु के नाते, एक शिक्षक होने के नाते। तो इसलिए यहां तो मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको पूरा सेट चाहिए
तो आप जरूर कॉल करें, आप जरूर व्हाट्सएप करें। मैं आपके व्हाट्सएप पर इस असाइनमेंट का पीडीएफ बनाकर दे दूंगा जिसमें और सारे क्वेश्चन हैं। बस मैं इस 3 क्वेश्चन को बाबू मैं समझाऊंगा और इसी 3 क्वेश्चन को जब मैं समझा दूंगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को समझ के बना सकते हैं, ये मेरा दावा है। अर्थात कुछ मिनट में आपका सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट और आपके एग्जाम में यह एक एक्सप्लेनेशन काव्य से 4 नंबर बनेगा और गद्य भाग से 4 नंबर बनेगा, अर्थात आपका बन जाएगा 8 नंबर। आज का क्लास मतलब 8 नंबर। समझिए, हमने इस कविता को पढ़ा। सपोज दैट आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था, मैं मेन आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन का पॉइंट, तो हमको तो इतना समझ में आ गया कि यह एक काव्य है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। कौन है वाल्ट विटमैन? अमेरिकन पोएट है। यह कैसी काव्य है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। देखिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन करना हो उसमें 2 लाइन 3 लाइन दिया रहेगा, शायद ही कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा जो 1 लाइन का हो। अब इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कोई एक्सप्लेनेशन मात्र 1 लाइन का है तो यहां लिखिएगा दिस लाइन हैज। 1 लाइन का है तब दिस लाइन हैज। अगर वह 1 से ज्यादा लाइन का है तो आप लिखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम, और उसके बाद उस कविता का नाम। जैसे यह कौन सा काव्य है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट मैं बना दिया हूं एक्सप्लेनेशन का। आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन पूछे आप सबसे पहले लिखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब एक चीज आपको इसमें ख्याल रखना है, कहिएगा सर क्या ख्याल रखना है? याद रखिएगा, किसी भी काव्य का नाम हो या किसी भी प्रोज पीस गद्य भाग का नाम हो, उसका जो नाम का जो वर्ड होता है, यह ध्यान देना है कि उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल, उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। कहीं भी समरी लिख रहे हो तब भी या उसका नाम लिख रहे हो तब भी, ये आपका दायित्व बनता है। जैसे देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में एस बड़ा लिखा, ऑफ का ओ बड़ा लिखा, माई का एम बड़ा लिखा और सेल्फ का एस बड़ा लिखा। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मली जब भी एक्सप्लेनेशन पूछेगा वह 2 या 3 लाइन का पूछेगा। हमें याद रखना है कि अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना है, पहला लाइन हमको याद हो गया दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसी आधार पर अगर कोई स्नेक चैप्टर का हो तो सोच लीजिए क्या लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम ए स्नेक। उसी आधार पर अगर मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो है तो लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। राइट, अर्थात पहला लाइन आपका पूरा हुआ। अब देखिए यह पोएम कैसा पोएम है ये देख लीजिए। अगर यह पोएम आपको मालूम है कि ये लिरिक है, सुरीली काव्य है, यह एक 14 पंक्ति वाली कविता है, सोनेट है तो सोनेट है, हो सकता है आत्मकथा वाली काव्य है तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। अगर यह किसी और प्रकार की है, मेटाफिजिकल है, परलौकिक है, तो जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में मैंने बताया है कि यह ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यह आत्मकथा से संबंधित काव्य है, तो ध्यान से देखिए हम यहां लिख सकते हैं दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब कहिएगा सर अगर मैं वहां मिस कर गया तो कुछ नहीं कीजिए, सीधे लिखिए दिस फाइन पोएम। हाँ भाई, काव्य तो कोई बुरा है नहीं, तो दिस फाइन पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय। पहले समझ लीजिए, कंपोज्ड और रिटन में थोड़ा सा अंतर है। कभी भी कोई कहानी को लिखा जाता है तो वहां रिटन शब्द लगाया जाता है, कहानी को लिखा जाता है तो रिटन लगाया जाता है, भाषण दिया जाता है तो डिलीवर्ड लगाया जाता है, भाषण दिया जाता है तो डिलीवर्ड होता है, भले लिखा क्यों ना हो, काव्य हो तो कंपोज होगा।
उसको संरचित किया जाता है। तो जब भी काव्य की चर्चा हो, इसी कारण से हम एक कहानी को अलग कर दिए हैं और काव्य को अलग कर दिए हैं। समझने की चीज है। अगर मन उब रहा हो तो उबने मत दीजिए, थोड़ा उसको कहिए थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा आराम कर लो। मन उबना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेनेशन को मात्र आप एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो निश्चित आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन का आपके जीवन में परेशानी नहीं होगा। आपके 12th के एग्जाम में 8 नंबर आपका क्लियर। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय, जब भी कोई कविता हो, कोई पोएम हो, कोई काव्य हो, हैज बीन कंपोज्ड बाय, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हिटमैन। यहां भी ध्यान दीजिए, वाल्ट का डब्ल्यू बड़ा, व्हीट का डब्ल्यू बड़ा, एम बड़ा, तो ये तो व्यक्ति का नाम है, तो इतना आप समझते हैं। काव्य के प्रत्येक शब्द का उसका हेडिंग का नाम कैपिटल। तो समझिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट, कवि यह व्याख्या करते हैं कि, इतना कहीं लिखना है, ये फॉर्मेट हो गया। क्या व्याख्या करते हैं? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कवि यह व्याख्या करते हैं कि जिस चीज को मैं स्वीकार करता हूं उसी चीज को तुम भी स्वीकार करोगे। जिस चीज को मैं स्वीकार करता हूं उसी चीज को तुम स्वीकार करोगे। तो वह कौन सा चीज है? तो ये शरीर का एक एक रग, एक एक कण। कवि ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान किसी धर्म का क्यों ना हो, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी धर्म का क्यों ना हो, वह मानव हो या चिट्टी हो या हाथी हो या घोड़ा हो या गधा हो, कोई जीव क्यों ना हो, उसके शरीर का जो कण होता है, तो एक चिट्टी के भी शरीर का कण एक मानव के शरीर के कण से मिलता है। अर्थात कवि इस काव्य में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान को दर्शाते हैं, प्रत्येक आत्मा को एक समान दर्शाते हैं। तो बताइए क्या व्याख्या किया है? द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ईच लिविंग क्रिएचर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। कवि यह व्याख्या करते हैं कि प्रत्येक जीवधारी प्राणी का अपना अपना निजी महत्व है। वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ्स, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करनी चाहिए। बस हो गया। अब इसी चीज को एक बार आइए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं नीचे। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। अब बताइए यह कौन सा काव्य से लिया गया है? तो आपको याद हो जाना चाहिए कि देयर इज अ हाउस, मतलब यह माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। ये बात आपके दिमाग में चलना चाहिए। यह भी संजोग से ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ध्यान से देखिए, बात आपके दिमाग में आना चाहिए, यही इसका आइडेंटिटी है। और यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और कमला दास कहां की थी? तो इंडियन पोएटिस थी, यह इंडियन पोएट थी, भारतीय कवित्री थी। इस काव्य में मुख्य रूप से वह अपने दादी माँ के घर को याद करती है, जिस दादी माँ के घर से, जिस दादी माँ के प्यार से आज वह बहुत 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 दूर हो चुकी है। और वृद्धावस्था में वह कमला दास जब उस दादी माँ के घर का प्यार पाना चाहती है तो वह न अब दादी माँ रही और न वह घर रहा, क्योंकि अब वह घर खंडहर हो चुका है। इसीलिए अब वह सोचती है कि जो मैंने दादी माँ की गोदी में, उस दादी माँ के घर में, जो वह दादी माँ की मैंने लोरी सुना, जो उस घर का प्यार पाई, अब वह प्यार मुझे नहीं मिलने वाला है। अर्थात मैं उस घर से बहुत बहुत मैं दूर हो चुकी हूं।
क्या कहती है? देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब वह बहुत दूर है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां कभी मैंने प्रेम को पाया, जहां कहीं मैंने प्रेम को पाया। अब इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो पहले क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिए, मन उबना नहीं चाहिए मेरे बच्चों। पहले क्या लिखिएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये लाइन कहां से लिया गया है? तो मेरे दादी माँ के घर से। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम हैज बीन written by an Indian poet कमला दास। यह आत्मकथा से संबंधित काव्य एक भारतीय कवि, हालांकि पोएटेस होना चाहिए, कवित्री कमला दास के द्वारा, सॉरी देखिए यहाँ रिटर्न लिखा ना गया, गलत हो गया इतना ही से, हैज बीन कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट कमला दास। उसके बाद क्या लिखिएगा? द पोएट इस ऑफ द व्यू डैट, ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्सन बदल दिए, द पोएट इस ऑफ द व्यू डैट या द पोएट एक्सप्लेन्स डैट। क्या? नाउ हर हाउस हैज बिकम वेरी फार फ्रॉम हर, अब उसका घर अर्थात दादी माँ का घर उनसे बहुत बहुत दूर हो चुका है। सी कांट गेट दैट लव, दैट मीन्स, अब आप इतना भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, दैट मीन्स शी हैज बिकम वेरी फार फ्रॉम हर चाइल्डहुड लाइफ। समझे ना? इसमें अगर दो लाइन नीचे से एक लाइन कम भी लिखते मेरे बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखिए आपने एक्सप्लेन कर लिया कि नहीं कर लिया? तो these lines have been taken up from a fine poem My Grandmother's House. This autobiographical poem has been composed by an Indian poet Kamala Das. The poet is of the view that, अर्थात इतना तक तो आपको सेम कहीं से उठाना है, कोई भी कहानी का हो, कोई भी कविता का हो, लिख सकते हैं, उसके बाद बाकी को पूरा करना है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम एंड यू कैन सॉल्व एनी एक्सप्लेनेशन इन अ वेरी इजी वे। आइए हम एक गद्य भाग का भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, द पास्ट इज नॉट डीड एंड स्टैटिक, इट इज अलिव एंड डायनेमिक। अब थोड़ा सा आपको अच्छा होना होगा। ये कहां से लिया गया है? मैंने लिख दिया मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, है फॉर्मेट मैं बनाया हूं। ध्यान से देखिए, यहां अगर आप इस पर चलते हैं, इस मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन पर, तो सबसे पहले देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपके माइंड में मेंटेन करना है कि ये शब्द किस कहानी से या नाटक से या काव्य से लिया गया है। अब मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये भारत इज माई होम का है। आप ही कहिएगा जी सर अब याद आया, भारत इज माई होम का है। और आपको मालूम है कि भारत इज माई होम एक स्पीच है। स्पीच समझते हैं ना, भाषण है।
और आपको ये भी मालूम होगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ये सब बात आपको माइंड में रखना होगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के तृतीय राष्ट्रपति। वे क्या कहते हैं? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलिव एंड डायनेमिक। मतलब उनके कहने का है, वे पास्ट किसको कहते हैं? यह हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं। यहां पर पास्ट जो शब्द आप देख रहे हैं, ये पास्ट का प्रयोग उन्होंने भारत की बीती हुई संस्कृति और सभ्यता को कहते हैं। भारत की, हिंदुस्तान की बीती हुई संस्कृति और सभ्यता को कहते हैं। और वे कहते हैं हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता मृत नहीं है। डीड माने मृत, तो डीड माने मृत। वे ये बताना चाहते हैं, ये बात जब समझ में आ गया, यू कैन एक्सप्लेन, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता मृत नहीं है। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, मतलब वह स्थिर भी नहीं है, रुका हुआ भी नहीं है। बट अल्सो, या बट अल्सो नहीं है, इट इज अलीव, मतलब यह पास्ट, यह संस्कृति सभ्यता अलीव है, मृत नहीं है, अलीव है मतलब जीवित है। एंड डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। उनका कहना है कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है। अर्थात अभी भी हिंदुस्तान की पुरानी ही संस्कृति और सभ्यता जो पहले थी आज भी वही है, और आज भी वह अपने गति में है, वह रुकी हुई नहीं है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। लिखा नहीं गया बल्कि भाषण दिया गया। कहां पर? भारत इज माई होम में। भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। बस अब इसी को एक्सप्लेन करना है। सोचिएगा सर इतना तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन करेंगे कैसे? तो बस वही पुराना मेथड कविता का थोड़ा सा चेंज करके देखिए। पहला लाइन लिखिएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फाइन प्रोज पीस, भारत इज माई होम। ठीक है, These lines have been taken from a fine prose piece, भारत इज माई होम। फिर लिखिएगा, भारत इज माई होम, फिर भारत इज माई होम। सुनाई दे रहा है ना मेरे बच्चे? प्यार से देखो, जहां दिक्कत हो तुम हमसे हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, तुम्हें मत सोचना। मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात सत्य है। बहुत सारे बच्चे पैसे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता। उतने के लिए बेवजह, बेशक, बेहिचक आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। भारत इज माई होम इज अ, अब यहां देखिए, स्पीच, ड्रामा, स्टोरी, तो ये है क्या? ये है क्या? बोलिए, यह स्पीच है ना? तब भारत इज माई होम इज अ फाइन स्पीच। यहां पर ये दोनों नहीं होगा। अब रिटन बाय नहीं होगा। क्यों नहीं रिटन बाय होगा? क्योंकि स्पीच को हमेशा डिलीवर्ड किया जाता है। अगर वही ड्रामा रहता तब रिटन होता, स्टोरी रहता तो रिटन होता। अगर यह स्पीच है तो डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज अ फाइन स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही इज ऑफ द व्यू दैट, उनका विचार है कि, ही इज ऑफ द व्यू दैट, उनका विचार है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट ऑल्सो, वही बात को मैंने लिख दिया, अलिव एंड डायनेमिक। which will be available in future। हो गया।
देखिए, कोई दिक्कत हो तो जय हिंद मेरे बच्चों, जय मेरे प्यारे बच्चों, जय यह स्वराष्ट्र हमारा, जय सारी चीजें, जय आपका ज्ञान।